एल्कीन था। दूसरा हम लोगों ने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना सीखा था। मोनोमर विनाइल क्लोराइड था, यानी कि डबल बॉन्ड पे क्लोरीन लगा हुआ था। तीसरा हम लोगों ने एक टेफ्लॉन करके पॉलीमर बनाना सीखा था, जिसका मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 और पॉलीमराइज करा देते हैं। फिर चौथा हम लोगों ने एक पॉलीस्टाइरीन बनाना सीखा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड पे CH बेंजीन लगा रहता है और उसको बार बार रिपीट करा देते हैं। फिर अगला हमने पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल बनाना सीखा होगा, जिसमें CN लगा रहता है, तो उसको रिपीट करा देते हैं। फिर एक हम लोगों ने सीखा होगा ब्यूना S 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन का कोपॉलीमर। फिर एक हमने सीखा होगा ब्यूना N 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइलोनाइट्राइल का कोपॉलीमर। फिर एक हमने सीखा होगा नेचुरल रबर बनाना, जिसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन, यानी 1,3-ब्यूटाडाइन पर सेकंड पर CH3 लगाओ। फिर उसके बाद एक हमने सीखा होगा गट्टा पर्चा बनाना, जिसकी ट्रांसफॉर्म होती है, नेचुरल रबर सिस फॉर्म होती है, गट्टा पर्चा ट्रांसफॉर्म होती है। फिर हमने एक सीखा होगा नियोप्रीन बनाना। नियोप्रीन का मोनोमर था क्लोरोप्रीन, जिसमें सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लगा रहता है और 1,3-ब्यूटाडाइन रहता है। ठीक है। और फिर मैंने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ाया था, यहीं तक पढ़ाया, इसमें और कुछ तो नहीं कराया ना? ठीक है, समझ गया मैं क्या क्या करा दिया है। लेकिन अब समस्या ये है आगे कि हमने क्लासिफिकेशन ऐसा किया होगा, एक मैंने पढ़ाया होगा इलास्टोमर नाम की चीज होती है, एक मैंने पढ़ाया होगा फाइबर नाम की चीज होती है, और एक मैंने पढ़ाया होगा थर्मोप्लास्टिक नाम की चीज होती है, ठीक, और एक मैंने पढ़ाया होगा थर्मोसेटिंग नाम की चीज होती है। ठीक है। इनका फोर्स याद है सबको? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर में लगता है, सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर होता है। इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो थर्मोसेटिंग में ज्यादा होता है, थर्मोप्लास्टिक में कम होता है। फिर मैंने कहा था कि इनके एग्जाम्पल हम लोग देख के पता लगाएंगे, लेकिन सारे पॉलीमर पढ़ने के बाद। तो पहले एडिशन के क्वेश्चन और करेंगे, रुको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, अगला हेडिंग डालो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, है ही नहीं इसमें। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, लिखिए when two monomers combine with each other, when two or more than two monomers, when two or more than two monomers containing bifunctional or trifunctional group in them, containing bifunctional or trifunctional group in them, combine to form a condensation polymer when two or more than two monomers containing bifunctional or trifunctional group on them combine to form condensation polymer, combine to form condensation polymer and elimination of smaller molecular mass elements like water, HCl, ammonia, ... takes place. समझाया डेफिनेशन थोड़ा सा? एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या था, जब दो मोनोमर कंबाइन करेंगे तो सीधे जुड़ जाएंगे,
कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे जब दो मोनोमर कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ, या तो पानी या अमोनिया या HCl, छोटे मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा, एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसे मोनोमर शो करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसा हमने देख लिया था क्योंकि हमें सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट कराना था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो लोग शो करते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, अल्कोहल और अमीन जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और वो भी बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो तुमने एक चेन ले ली, यहां पे सीटोलेस ग्रुप लगा दिया, और तुम चाह रहे हो कि इसका पॉलीमराइजेशन हो, और साथ में मान लो तुमने OH ले लिया, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा आमने सामने आके, दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के एंड्स जो है नॉन रिएक्टिव है। ये आपस में पॉलीमर तभी बना सकता है जब मिनिमम दो दो फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो, जिससे इसको आप यहां रखो तो यहां से पॉलीमर बन जाए, फिर ये वाला इधर से करे, ऐसे करके चेन चलती जाए। आपको कंडीशन समझ में आई? बाई फंक्शनल क्या बोला मैंने? तो फिर ये ट्राई फंक्शनल कहां काम आएगा? तो आप ये समझ लो, मान लो तीसरा यहां पे सीटोलेस कनेक्टेड है ऐसे, तो इसकी पूरी चेन बनाते जाओ। एंड वी हैव स्टडीड द वल्कनाइजेशन प्रोसेस, हमें पता है क्रॉस लिंकिंग होती है, तो इसके सहारे से दूसरी चेन से क्रॉस लिंकिंग करते जाओ, तो ट्राई फंक्शनल से क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए इस डेफिनेशन में बोला जाता है कि इट मस्ट कंटेन बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप ऑन देम। सबसे पहला पॉलीमर अगर मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉलीमर है नायलॉन 6,6। ठीक, नायलॉन 6,6 के जो मोनोमर होते हैं, पहला मोनोमर होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो CH2 होल 6, लेफ्ट और राइट में NH2 ग्रुप, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और दूसरा इसका मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड याद है सबको? ओमाइसन गो एंड प्ले, गो एंड प्ले में ए आता था, तो एडिपिक एसिड में दो सीडोलेस तो होंगे होंगे। अब CH2 देखने हैं कितने होते हैं। O में एक भी नहीं होता था, M में एक होता था, S में दो, G में तीन, A में चार, तो चार होंगे यहाँ पे। ठीक, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक जनरल पॉलीमर बना सकते हो जहां पर नायलॉन 6 की जगह यू कैन ऑल्सो फॉर्म नायलॉन X, Y। जरूरी नहीं आप नायलॉन 6 बनाओ, आप नायलॉन 2,4 बना सकते हो, आप नायलॉन 4,4 बना सकते हो, आप नायलॉन 8,8 बना सकते हो, जिसमें से X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन NH2 टाइप मोनोमर, और Y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन COOH टाइप मोनोमर। 6,6 इसलिए बोल रहे हैं कि टोटल कार्बन 6 है, यहां पर भी टोटल कार्बन 6 है, चार बीच में और दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, तो आप कोई भी नायलॉन बना सकते हो। क्या करेंगे? दोनों को उठा के पॉलीमराइजेशन करना शुरू करेंगे। तो जैसे मान लो मैंने इसको पहले बार लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे NH2 लिख दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा CH2 होल 6, यहाँ पे NH2 लिखूंगा, और ये बनाऊंगा COOH CH2 होल 4, और यहाँ बना लूंगा COOH। अब सब बच्चे ट्रिक देख लो, मैकेन देख लो, और हम सारे उसी तरीके से बनेंगे। NH2 और OH ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एसिड या उसका डेरिवेटिव है, तो एसिड या इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रोजन अटैक करने जाएगा, यहां से OH माइनस बाहर निकलेगा, यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, कुल मिलाकर इन दोनों की रिएक्शन करने पर पानी बाहर निकला, जो कि आप नॉर्मल वाले तरीके से भी बाहर निकाल सकते थे। इसका H और इसका OH याद है आपको? पानी बाहर निकाल के प्रोडक्ट बना देंगे। तो देखो, जब ये दोनों मोनोमर जुड़ रहे हैं तो पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये A है, ये B है, यानी इस इधर साइड क्या कनेक्टेड होगा? A वाला मॉलिक्यूल यानी NH2 वाला ग्रुप, तो इसका OH और NH2 का H जाने वाला है, और इधर साइड COOH होगा तो इसका H और उसका OH जाने वाला है। लेकिन AB के बाद तो फिर से रिपीटेशन हो जाएगा ना। मुझे अगर पॉलीमर लिखना है तो इन दोनों के फॉर्म में लिखूंगा बस, होल एन करके। तो देखो क्या लिखेगा, नाइट्रोजन पर एक H बॉन्ड CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O
CH2 whole 4 C double bond O whole N. This is the polymer nylon 6,6. समझ आ रही है बात सबको? कैसे बनाना है? दो तीन बातें. It contains amide functional group. That's why it comes in the category of fiber. ऐसे ही बताया था, जिसमें अमाइड होता है वो फाइबर होता है. दूसरा पॉइंट, ये जो लिंकेज होती है, ये जो अमाइड लिंकेज यहां पे जो बनाई है ना मैंने, इसका स्पेशल नाम है. दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. अब ये पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड में फर्क होता है थोड़ा सा. अमाइड कैन बी, दिस इज ऑल्सो अमाइड फंक्शनल ग्रुप, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइड एंड पेप्टाइड? पेप्टाइड तब बोलते हैं जब दो मोनोमर कनेक्ट हों. इज पेप्टाइड लिंकेज, दैट अमाइड लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज. मान लो मैंने मॉलिक्यूल लिया, ऐसे करके बीच में दो मोनोमर कनेक्ट हो रहे हैं, एक अमाइड यहां पर है, एक अमाइड यहां पर है, और एक एक्स्ट्रा चेन में अमाइड नीचे है, सिंपल बाहर लटकी हुई. तो इसको मैं पेप्टाइड नहीं बोलूंगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर रही है. पेप्टाइड सिर्फ ये दो होंगे. तो व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अमाइड लिंकेज which combines two monomers. ठीक. और पेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, इसका H O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. ठीक है. तो यह है पहला कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 6,6. लिख लो इसको. ये सब कुछ हीट करने पे बनता है. इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे हीट करेंगे तभी पॉलीमर बनता है. पॉलीमराइजेशन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है, चाहे किसी का भी हो. अमीन में एक एम नहीं आता है, होशियार मत बनो. यहाँ डबल एम आता है पर्टिकुलरली नाम में. तो दिस इज नॉट सिंगल एम, दिस इज डबल एम. नाम में ऐसा है. वैसे जनरली अमीन जब लिखते हैं तो एक एम आता है, लेकिन यहाँ जब पॉलीमराइजेशन में अमीन लिखते हैं तो ये डबल एम लिखते हैं. नहीं पूछेंगे, तुम तो पूछ रहे हो. सुनिए नेक्स्ट देखो, टेरिलीन या फिर डक्रॉन. टेरिलीन और डक्रॉन. तो अब आपको बस मोनोमर पता होने चाहिए सबके, पॉलीमर बनाना आसान है. टेरिलीन और डेक्रॉन, तो देखो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें टेरिलीन मतलब टेरिथैलिक एसिड से बनता है. PHTHALIC, टेरिथैलिक एसिड. क्या होता था टेरिथैलिक एसिड? पैरापेसिडोलेट्स बेंजीन के. और दूसरा मोनोमर होता है इसका ग्लाइकॉल, विच इज नथिंग बट CH2CH2OH. इन दोनों को पकड़ के हीट कर देते हैं H+ के प्रेजेंस में. तो कैसे बनाएंगे देखो, आप एक काम करोगे, यहाँ पे CH एक मोनोमर ऐसा लिखोगे, और इसके साथ ऐसा लिखने वाले OH CH2CH2OH. क्या करेंगे? इसका OH, इसका H पानी बाहर, इसका OH और इसका H पानी बाहर. इस तरीकों को मिला के पॉलीमर बना सकते हैं. क्या बन जाएगा पॉलीमर? C double bond O, this C double bond O CH2 whole N. This is teriline.
अगेन देखो यहाँ पे एस्टर लिंकेज है, जिसमें भी अमाइड और एस्टर लिंकेज होती थी वो फाइबर होते थे। ठीक, एक बात और मुझे बतानी है, मान लो इसके एन मॉलिक्यूल है, इसके एन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे पानी तो बाहर निकल ही रहा है, तो मुझे बता सकते हो पानी एन के टर्म्स में कितने मोल बाहर निकलेगा अगर ये एन है और ये एन है तो? 2n। 2n तो गलत आंसर है, एन बाहर निकलेगा, n(n-1)। कुछ कुछ बचा हुआ सही है। देखो एक काम करो, एग्जाम्पल ले लो n=2। अगर n=2 लिए तो 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे और 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे। n=2 में एक ये, एक आगे और एक और आगे, ऐसे 4 मॉलिक्यूल अरेंज कर लिया। 4 में से सिर्फ 3 जगह से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि एंड्स तो रह जाएंगे ना जब n=2 लेंगे तो। 4 में से 3 जगह बाहर निकल रहा है, तो n वाले तो गलत आंसर है। अगर आप ध्यान दे हुए तो ये फॉर्मूला यहां पे आएगा 2n-1। किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करके देख लो, जैसे 3 और 3 ले लो, तो 3 इसके 6 होंगे, 6 में से 5 जगह से बाहर निकलेगा, एंड्स रह जाएंगे। तो n=3 अगर डालोगे तो 2 × 3 6, 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वाटर के मोल्स आने चाहिए 2n-1, है ना? लिख लो। इसको लिखने के बाद आपको एक काम करके दिखाना है, जैसे मैंने टेरिथैलिक लिया है, आप थैलिक एसिड लेना। क्या होता है थैलिक एसिड? ऑर्थो पे एसिड, उसके साथ पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना। टेक थैलिक एसिड इंस्टेड ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड ट्राई टू पॉलीमराइज इट विद द ग्लाइकॉल। के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ग्लिप्टल, जिसमें हम टेरी की जगह थैलिक एसिड लेते हैं। विच इज दिस? बनाओ सब बच्चे पॉलीमर जरा। थोड़ा अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि कैसे रख के आप दोनों तरफ सीडला ला सकते हो। कितने लोगों ने बना लिया? 1 2 3। ऐसे रख सकते हैं क्या? तो आपको सीडलस टर्मिनल्स पे लगाने के लिए मिल जाएगा, है ना? रखा ऐसे, गुड। तो यहां से OH, यहाँ का OH और H, वहां से H,
पानी बाहर निकालेंगे, ग्लिप्टल बन जाएगा। नोट कर लो। ओके टाइप के पढ़ाऊंगा आपको। एक तो मैंने पढ़ा दिया नायलॉन एक्स कॉमा वाई टाइप के जनरलाइजेशन में, एक मैं पढ़ा रहा हूं आपको नायलॉन एक्स टाइप का ओनली। अब ये जो नायलॉन 6 है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम होता है 7 मेंबर्ड का अमाइड वाला रिंग। तो 6 की जगह 7 मेंबर्ड रिंग बना दो यहां पे। सबसे पहले इस कैप्रोलेक्टम की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराना आती है मुझे, यहां से तोड़ दूंगा, उधर OH इधर H जोड़ दूंगा। क्या मिल जाएगा मेरे को? इस एंड पे मिल जाएगा मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5, 7 मेंबर रिंग है, एक ही है, बचे हुए 5 ही होंगे। और इधर साइड मिल जाएगा मुझे NH2। इस मोनोमर को जरा घूर के देखो। इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात क्या है कि ये खुद अकेला रिपीट कर सकता है। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। जिसमें 2 C होंगे, यू नीड सम OH एंड NH2 जिसके साथ रिएक्शन हो सके। अब जिसमें एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है, तो ये ए करके रिपीट कर सकता है ना, होमोपॉलीमराइजेशन वाला पॉलीमर दे देगा। अगर वैसे करके रिपीट करेगा तो मैं बोल सकता हूं इधर से OH जाने वाला है, और मैं बोल सकता हूं इधर से H जाने वाला है। अरे दूसरे मॉलिक्यूल का C सोच लो, इधर से CH2 सोच लो, NH2 सोच लो, तो इसका H और इसका OH जाने वाला है, और जो NH2 यहां होगा उसके H के साथ, मतलब इसके OH के साथ पानी बाहर निकालेगा, तो इसका पॉलीमर क्या बन जाएगा? C double bond O CH2 whole 5 and H whole N is nothing but nylon 6। अब मुझे ये बताओ कि यहां 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। आपको बोला जाए नाइलॉन 10 बनाओ, 9 कर दो, यहां पे बन गया नाइलॉन 10। तो कोई भी नाइलॉन बनाया जा सकता है। ठीक, नोट करो, हो गया। सुना है केवलार करके पॉलीमर होता है। पॉलीमर इतने ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं जिनसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती हैं। केवलार पॉलीमर इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड 5 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील। अपन अपने सिलेबस में नहीं है, मिटा दूं इसको। देखो जरा फिफ्थ क्या है। फिफ्थ पॉलीमर है बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर का दूसरा नाम होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। रेजिन का जनरल मीनिंग होता है कि क्रॉस, मतलब वैसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें बहुत सारे क्रॉस लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, जैसे यूरिया का मैं रेजिन बनवाऊंगा उसमें नहीं रहता है, लेकिन इन जनरल मतलब होता है कि भाई वो क्रॉस टाइप का कुछ बना रहा होगा। ठीक, अब इसके मोनोमर तो इसके नाम में ही लिखे हुए हैं, सब लोग बोर्ड पर देख लो जरा 2-3 मिनट के लिए। इसका एक मोनोमर होगा फिनॉल, दूसरा मोनोमर होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड HCHO। दोनों को लेके H+ हीट डाल के
इसको गर्म कर देते हैं और बेकेलाइट बनने का इंतजार करते हैं। होगा क्या, H+ इस पर जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नीचे कार्बोटाइन बन जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ ये CH2OH टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पे कार्बोकेटाइन है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तो सारे ऑर्थो पे जाके अटैक कर देगा ये। तो देखो पहला फॉर्मेट क्या बनेगा, OH, इसके ऑर्थो पर CH2OH, ऐसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल में ऑर्थो पर CH2OH, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ऑर्थो पर CH2OH, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। ठीक, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा, सारे OH पर H+ प्रोटोनेट होगा और हर एक से पानी बाहर निकल जाएगा, हर एक पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और हर एक का ये कार्बोकेटाइन इसके साइड लेफ्ट वाले सब सारे ऑर्थो पे अटैक कर देगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस तरीके से इसका एक और मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा होगा और वो अगले वाले पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे ये आगे है CH2, बीच में एक CH2 आ जाएगा, OH, फिर बीच में एक और CH2, ऐसे इस तरीके से पूरी चेन बन जाएगी OH, और ऐसा होल N। ये जो इस तरीके की चेन प्रोड्यूस होती है, इस पॉलीमर का नाम होता है नोवेलेक। ठीक, अब क्या करोगे आप कि ऐसा फॉर्मल्डिहाइड तो बहुत सारे लिया जाता है इसमें, तो ये जो बना है CH2OH+, वो हर एक के पैरा पे जाके अटैक कर देगा, नोवेलेक के पैरा पे। क्या बन जाएगा, CH2S 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 CH2S, पूरी चेन में। कैसा दिखेगा मुझे, इस टाइप का आपको देखने लग जाएगा। मेरे पास जगह कम है, मैं एक ही बार में बता दे रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। ये नोवेलेक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, नोवेलेक में पैरा फ्री होता है। तो यहां तक बना। अब क्या करोगे, जो नोवेलेक की चेन थी ना, उसको पलट के उल्टा करके यहां लिख दोगे। कैसा दिखेगा, मैं बोलूंगा OH नीचे, ऑर्थो वाले कनेक्टेड हैं, OH नीचे, होल N सीधा होगा क्योंकि वो CH2 वहां ले लिया मैंने, है ना, ऐसे। ये नोवेलेक को उल्टा करके लिख लिया मैंने, दिख रहा है सबको। अब क्या करोगे, सबके इस वाले OH पर H+ प्रोटोनेट होगा। ठीक, यहां से पानी बाहर, यहां से पानी बाहर, सिमिलरली यहां से पानी बाहर, यहां से पानी बाहर, सबके यहां पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये दूसरे वाले नोवेलेक की चेन के यहां पर अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, करेगा। क्या बनेगा वो मैं मिटा के बता रहा हूं, आप लोग उसको खुद से लिख लेना। तो देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ऐसा बनेगा CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड। ऐसे करके दो चेन का क्रॉस लिंक पॉलीमर जो बनेगा, उस पॉलीमर का नाम होता है बेकेलाइट, जिसको आप थर्मोप्लास्टिक की थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में रखते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कुकर हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं। समझ आ गया सब लोगों को बेकेलाइट कैसे बनाना है, छापो। तो आप सेपरेट करके लिख लेना स्टेप, अगर जरूरत पड़े तो। नोवेलेक को तो अलग ही लिखना, फिर सब जगह CH2H लगाना नीचे, फिर उल्टा करके लिखना, फिर पानी बाहर निकालना, फिर एक नया स्ट्रक्चर बेकेलाइट का बनाना। करो सब कुछ। सिक्स है, रेड कैसे हो गई, 6 है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम लोग मेलामैक बोलते हैं। पॉलीमर का नाम मेलामैक है, और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दोनों में से कुछ भी बोल दो। मेलामाइन का नाम सुना है तुम लोगों ने, कहां सुना बताओ। मेलामाइन के प्लेट्स आते हैं, अगर तुम लोग कभी 10 नंबर मार्केट पर खरीदने गए हो कुछ,
कितने लोग खरीदने गए? किचन की शॉपिंग नहीं करता कोई यहाँ पे? प्लास्टिक नहीं होती अंदर गधे। मेलामाइन का क्रॉकरी मटेरियल आता है। कभी जाना 10 नंबर मार्केट तक कप वगैरह खरीदने, उसको बोलना मेलामाइन के कप दिखा दो, तो थोड़े महंगे लगाएगा। चॉकलेट खरीदने जाते हैं, ऐसी बचपना वाली हरकतें करो तुम लोग। सुन लो पूरी बात है। तो जितने भी क्रॉकरी मटेरियल बने होते हैं वो मेलामाइन से बने होते हैं। देखो सबसे सस्ती प्लेट कौन सी आती है? प्लास्टिक की। उनमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गर्म खाना डालोगे उसमें प्लास्टिक थोड़ा सा कंटेंट हमारे अंदर जाना शुरू कर देता है। देखो तुम्हें पता ही है कहाँ कहाँ प्लास्टिक की प्लेट में खाना मिलता है। सबसे ज्यादा सागर गहरे, पीली सी प्लास्टिक की गंदी सी प्लेट, बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट उसकी जगह आपको यूज एंड थ्रो वाला यूज करना चाहिए। अगर उससे बढ़िया क्रॉकरी मटेरियल लेना है तो मेलामाइन आता है। उसमें यह रहता है कि कोई भी मटेरियल फूड के अंदर नहीं जाता है, इसलिए मेलामाइन का क्रॉकरी मटेरियल अच्छा माना जाता है। उससे भी ऊपर एक और आता है बोन डिश करके, जो हड्डियों के चूरे का बना होता है। अब देख लो उसमें खा पाओ तो मेलामाइन समझ में आया? मेलामाइन का यूज कहाँ है? तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के जो मोनोमर होंगे, वो मोनोमर में सबसे पहला मोनोमर होता है मेलामाइन खुद, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO। मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है सुनो जरा, देखो बोर्ड पे। अल्टरनेटिव कार्बन नाइट्रोजन की 6 मेंबर रिंग बना लो, ऐसे बना ली, एरोमेटिक कर दो। जहां जहां कार्बन है वहां वहां पर NH2 लगा दो, ऐसे। ठीक। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पता है इसी स्ट्रक्चर पे आया था IIT में, 2011 का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का। ये पूछा था मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं, तो बताओ कितने लोन पेयर होंगे? सिर्फ मेलामाइन में, पॉलीमर में नहीं पूछा था। मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं बताओ? 6 ना। अरे हर एक नाइट्रोजन पे बाहर वाले पे एक एक लोन पेयर होगा, और यहाँ पे भी सब पे एक एक लोन पेयर होगा। इसके लोन पेयर घूमते नहीं है, इसके लोन पेयर घूमेंगे। तो टोटल कितने लोन पेयर होंगे मेलामाइन के? एक मॉलिक्यूल में 6 लोन पेयर होंगे। अब देखो इसका अगर पॉलीमराइजेशन करना है, यानी मेलामैक बनाना है, तो थोड़ा ध्यान देना सबको। क्या होगा? H+ लेंगे, हीट कर देंगे, H+ प्रोटोनेट होगा। जैसे बेकेलाइट में बनेगा वैसे ही CH2OH पर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करने उस समय नाइट्रोजन के लोन पेयर आएंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह है ही नहीं है एरोमेटिक रिंग में। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर मान लो इसने अटैक कर दिया इस पर, क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा NH2 NH CH2OH और यहाँ पे NH2, ऐसा बनेगा। वैसे ही पता क्या होगा, हर एक NH2 पे जाके ये अटैक होगा, क्योंकि 3D में सबको चलने वाला है। तो यानी इस पे भी क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा। इस पे भी क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा। फिर क्या होगा बताओ? सारे OH पर H+ प्रोटोनेट होगा, पानी बाहर निकलेगा, कंडेंसेशन वाला स्टेप। तो सब जगह क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। उस पर यही वाला दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करने आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां के बाद रिपीटेशन शुरू, क्योंकि यही वाले मॉलिक्यूल का NH2 अटैक करने वाला है। यहां के बाद रिपीटेशन शुरू, और यहां के बाद रिपीटेशन शुरू, ऐसे करके 3D में पूरा बिक जाएगा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको रेजिन बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता है, उसका बस फील पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है 3D में। इसलिए जनरली मोनोमर पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो एक मेलामाइन है और एक फॉर्मल्डिहाइड है, नोट करो। दिस इज पॉलीमर मेलामैक। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसा IIT बॉम्बे में भी होता है। खैर नेक्स्ट, अब थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत हो गया। नेक्स्ट पॉलीमर है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो कैसे बनेंगे। पहला मोनोमर एक हो जाएगा यूरिया। यूरिया क्या होता है?
NH2 C डबल बॉन्ड NH2, और दूसरा मोनोमर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HC डबल बॉन्ड H प्लस डाल के हीट कर देते हैं और पॉलीमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुन लो, मैं जरा फटाफट से बता देता हूँ। H प्लस यहाँ प्रोटोनेट होगा, कार्बोटाइन बनेगा, और NH2 जाके इस पर अटैक कर देगा जैसे मेलामाइन में अटैक किया था। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले ये बन जाएगा NHCH2OH और C डबल बॉन्ड NH2। अब आप मेरी एक बात समझो, अगर आप ऐसा करा लोगे कि यहाँ पे CH2OH हर एक स्ट्रक्चर में, तो फिर तो दोनों तरफ OH लग गए ना, फिर थोड़ी काम आया। क्या करना चाहिए, इसको एक एक बार सब्स्टिट्यूशन कराओ और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइन से अरेंज कर दो। तो सब में क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं तुम लोगों के लिए, सब में ये होने वाला है, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ NH2। तो जब आप H प्लस डाल के पानी बाहर निकालोगे तो एक तरफ NH2 अटैक करने वाला होगा, नहीं तो दोनों तरफ OH की रिएक्शन से ईथर वाली लिंकेज नहीं फॉर्म होती है। यहाँ पे ये इधर से अटैक करेगा, ये अगले वाले के पे अटैक करेगा, और इस पर और किसी का अटैक हो रहा होगा, और हर जगह पर यहाँ पे कंडेंसेशन वाला स्टेप दिख रहा होगा आपको। तो अगर मैं इसका पॉलीमर बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि ये CH2 है, ये NH है, ये C डबल बॉन्ड है, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, होल N कर दूंगा, ये बन जाएगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजेंट। मैंने ये वाला NH नहीं लिया है, वो तो ये इसी स्ट्रक्चर में रिपीट हो जाएगा ना। किसी को समझ नहीं आ रहा? अरे ये अगर नाइट्रोजन यहाँ पे भी लगा दोगे तो ये तो इस वाले स्ट्रक्चर की नाइट्रोजन है ना, रिपीटेटिंग यूनिट तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर है, तो वो नाइट्रोजन क्यों लगाओगे, सिर्फ यहाँ से रिपीटेटिंग यूनिट लिखोगे, CH2 NH C डबल बॉन्ड NH होल N। ठीक, नोट करो। यूज होता है वो जनरली तुमने देखा होगा पॉलीथीन, और आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जितने भी ये पॉलीथीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, या पॉलीस्टाइरीन है या PVC टाइप का है, वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इवन जो भी पढ़े हैं। तो फिर इंडस्ट्री में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने की डिमांड पैदा हुई, तो ऐसे पॉलीमर जो आसानी से डिग्रेड हो जाएं। ठीक, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सिर्फ 3 होते हैं, और वो 3 मैं पढ़ा रहा हूं। पहला है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो हेडिंग डालेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और उसमें फर्स्ट लिखेंगे नाइलॉन टू नाइलॉन 6। कराऊं इसको? तो देखो जैसा इसका नाम है नाइलॉन 2 अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो पता है इसमें क्या होगा, इसका मोनोमर होगा 2 का मतलब 2 कार्बन और एक तरफ NH2 और C डबल H, और इसका मोनोमर होगा टोटल 6 कार्बन और एक तरफ NH2 और C डबल H, बीच में 5 कार्बन लगाने पड़ेंगे जैसे नाइलॉन 6 जैसा बनने लग जाए। समझ पा रहे हैं दोनों में, तीनों में डिफरेंस? तो इनको मिला के अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूं तो डेफिनेटली कर सकता हूं, OH इसका, H इसका, H इसका, OH इसका, इस तरीके से पानी बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O होल N इस नाइलॉन टू नाइलॉन 6। पहला तो ये है, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है PHBB। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक, ये इनिशियली मुझे भी नहीं याद थी, मुझे सिर्फ PHBB याद था जब मैं खुद पढ़ता था, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी देखो इसका नाम देखो, ब्यूटारेट is the another name for butanoic acid and valerate एक वैलेरिक एसिड होता है which is nothing but पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन का C डबल H। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्यूटेनोइक एसिड बना लो, तो यानी कि 4 कार्बन कर दो टोटल, और यहां पर पेंटेनोइक एसिड बना लो यानी टोटल 5 कार्बन कर दो, उनके बीटा पर OH लगा दो, ये तो अल्फा है, बीटा पर OH और बीटा पर OH, इन दोनों को लेके पॉलीमराइजेशन करा दो। लेकिन ध्यान ये रखोगे
ये वाला एंड CH3 थोड़ी पॉलीमराइज कर सकता है, मुझे तो OH चाहिए ना, तो OH ऊपर रखना पड़ेगा, C नीचे रखना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? यानी क्या करना पड़ेगा, OH यहाँ लाना पड़ेगा और CH3 नीचे रखना पड़ेगा। एक कार्बन है ये, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड एक कार्बन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, OH यहाँ लाना पड़ेगा और इस पर 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे ऐसे। अब इसका OH, इसका H, इधर से OH, इधर से H और इधर से OH, पानी बाहर निकाल के PHBB पॉलीमर बन जाएगा, विच इज बायोडिग्रेडेबल। बना लोगे सब लोग? ड्रॉ करो। बना लिया सब बच्चों ने PHBB का पॉलीमर? अरे हाँ है ना, कितने लोग बना रहे हो ये? जल्दी करो, इसमें क्या है, इधर से OH लो, इधर से O लो, बॉन्ड, यहां से ऐसा होल और यहां से C डबल बॉन्ड होल, एंड थर्ड है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन बनता है COOH और COOH और यहां पे होता है मिथाइल, इन दोनों से। इसका अगर नाम जानना चाहते हो तो वैसे मैं तुमको आगे याद करा दूंगा। दिस इज नथिंग बट लैक्टिक एसिड और इसको ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। देखो कैसे बनेंगे पॉलीमर, मैं बोल सकता हूँ OH इधर, CH2 COOH, इसका OH इधर, फिर CH बीच में, COOH इधर, तो मैं डायरेक्टली बना दूं ऐसे O, बताओ जरा, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन जिस पर CH3 कनेक्टेड है, फिर C डबल बॉन्ड O और होल एंड इस टाइप का बन जाएगा डेक्स्ट्रॉन। इसका भी यूज बता देता हूँ चलो तुम लोगों को। जब स्किन को स्टिच करते हैं तो जो थ्रेड यूज होता है, तो आधा थ्रेड तो स्किन के अंदर रह जाएगा। अब प्लास्टिक से यूज करोगे तो स्वेलिंग होने लग जाएगी, तो ये इससे वो थ्रेड बनता है, जिससे क्या होता है थोड़े टाइम बाद ये खुद से मसल में गल के डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, नोट करो। तुमको देख के पानी बाहर निकाल के या कुछ बाहर निकाल के आप लोग पॉलीमर बना सकते हो ना, कंडेंसेशन पॉलीमर। बस यही चाहिए। मिटा दो उसको। थर्मोसेटिंग सारे क्रॉस लिंक्ड वाले होते हैं, लेकिन क्रॉस लिंक में बहुत ही हैवी क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। तो दो ही जानते हैं हम इसके बारे में, एक बैकेलाइट होता है और एक होता है अपना मेलामेक। ठीक, ये कैसे पहचाने कि फाइबर है थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर? तो फाइबर पहचानना आता है, या तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज जिसको बोलते हैं, या फिर एस्टर लिंकेज होगी, देख सकते हैं। इलास्टोमर और थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। देखो, इलास्टोमर वो होते हैं जो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक हमारी रबर होती हैं। रबर में नेचुरल रबर तो हमने पढ़ाई है। नेचुरल रबर का मोनोमर याद है सबको? नेचुरल रबर का मोनोमर क्या था? आइसोप्रीन, जिसमें 1,3 बीटाडाइन था। जितने भी स्ट्रक्चर जिसमें 1,3 बीटाडाइन का यूज होता है वो सारे इलास्टोमर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। चाहे वो ब्यूना एस हो, चाहे वो ब्यूना एन हो, चाहे वो नेचुरल रबर हो, चाहे वो गट्टा पर्चा हो, चाहे वो नियोप्रीन हो जिसका मोनोमर क्लोरोप्रीन था, जिसमें 1,3 बीटाडाइन का सीएल लगा हुआ था। इनमें से कुछ नेचुरल रबर है, कुछ सिंथेटिक रबर है, और सारी रबर इलास्टिक होती है। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे किसी भी पॉलीमर को देख के पहचानना है कि किस कैटेगरी में लाई करेगा, तो ये दोनों तो पता है। इसके बारे में हमने क्या देख लिया, 1,3 बीटाडाइन का सेगमेंट होना चाहिए उसके अंदर। थर्मोप्लास्टिक कैसे पहचानते हैं?
जिसमें इथीन हो या इथीन का डेरिवेटिव हो। जैसे पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोस्टैटिक नहीं होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक होता है। टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं जिसमें इथीन जैसा कुछ, इसके डेरिवेटिव जैसा कुछ दिखेगा, वो सारे थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाएंगे।